भोपाल में आज पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने वो कह दिया जो आमतौर पर भाजपा के नेता चुनाव के ठीक पहले भी नहीं बोलते। उन्होंने साफ कहा, मैं 2029 का लोकसभा चुनाव झांसी से लड़ूंगी। यानी जब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को यह भी नहीं पता कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, उमा भारती ने पहले ही मैदान तय कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमा भारती ने गौशालाओं, किसानों और महिलाओं को लेकर बड़े बयान दिए। उन्होंने कहा, गौशालाओं से गायों की रक्षा नहीं होगी, किसान ही गायों की सच्ची सुरक्षा कर सकते हैं। साथ ही सुझाव दिया, लाडली बहनों को 2-2 गाय दी जाए जिससे उनकी आमदनी बढ़े। उमा ने कहा, किसानों को सिर्फ जमीन ही नहीं, आर्थिक सहायता भी दी जाए। हर किसान को 10,000 रुपए महीने मिलने चाहिए। और फिर कांग्रेस पर तीखा प्रहार। 1966 से गौ संवर्धन अभियान चल रहा है। कांग्रेस के इस मुद्दे पर बोलने की औकात नहीं। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव पर बोले बयान से भी हलचल मच गई। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री भोले भंडारी हैं, झूम कर बोलते हैं। कृष्ण भगवान को माखन चोर कहने जैसी बातें संतों को ही करनी चाहिए, नेताओं को नहीं। उमा ने माताओं के पोषण और किसानों की मजबूती पर जोर देते हुए कहा, जब सिस्टम में शामिल लोगों के घर करोड़ों हैं, तब माताओं को पोषक आहार ना मिलना सबसे बड़ी विफलता है। यानी साफ है, उमा भारती एक बार फिर फुल तेवर में है। राजनीति में भले वह खुद को हाशिए पर नहीं मानती हो, लेकिन आज के बयानों ने बता दिया वो अभी भी भाजपा के भीतर फुल फॉर्म में है। गौ, गंगा और झांसी, यानी 3 शब्द आज उमा भारती की नई राजनीति पर घोषणा पत्र बन गए हैं। सफाई शब्द का प्रयोग नहीं किया ऑफिशियल लैंग्वेज में। मैंने हमेशा कहा कि हम पापी हैं जो हमने उसको गंदा किया है, हमने अपनी गंदगी उसमें डाली है। और 2 साल में जो हमने प्लानिंग बनाई थी वो निर्मलता की और अविरलता की दोनों की बनाई है। उस प्लानिंग को लागू होने में पहले ही 2 साल लग गए थे, क्योंकि गंगा मंत्रालय था ही नहीं। उसका नोटिफिकेशन हुआ था अक्टूबर 2014 में और उसका कैबिनेट EFC नोट बन गया था 2015 जनवरी में और उसका कैबिनेट अप्रूवल हो गया था 2015 मई में। और फिर उसकी प्लानिंग बननी शुरू हुई थी, DPR वगैरह और सब बनना शुरू हुआ था 2016 अगस्त सितंबर में लॉन्चिंग हो गई थी पूरे देश में। और उसके ही कुछ महीनों के बाद गंगा पहले स्वतंत्र अथॉरिटी हो गई, फिर मेरे मंत्रालय में परिवर्तन हो गया। तो इसलिए उन 2 सालों में जो काम हुआ है उसके बारे में स्वयं प्रधानमंत्री जी को इतना प्रिय लगा था वो काम कि उन्होंने 20,000 करोड़ की सेंटर सेक्टर फंडिंग की थी। ये बहुत कम स्कीम होती हैं जो सेंटर सेक्टर हो, जैसे केन बेतवा सेंटर सेक्टर है। सेंटर सेक्टर का मतलब है कि राज्य को अपना हिस्सा देना ही नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जब हमने EFC नोट का प्रेजेंटेशन किया था, एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी ने जो हमारा नोट अप्रूव किया था, तो उन्होंने मेरे को पूछा था, गोमा जी आप ये बताइए, उसमें सारे मंत्रालय बैठते हैं और कंसर्न मंत्रालयों के सेक्रेटरी बैठते हैं और सेक्रेटरी फाइनेंस और सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर बैठते हैं। तो उन्होंने मेरे को पूछा था, गोमा जी आप ये बताइए कि गंगा के कार्यक्रम में गैप 1 में इतनी देर क्यों हुई। गैप 1 मतलब 84 में राजीव गांधी ने शुरू किया था गंगा एक्शन प्लान 1 और 2009 में शुरू हुआ था गंगा एक्शन प्लान 2। तो गैप 1 गैप 2, तो इसमें डिले क्यों हुआ इतना। तो मैंने उनको कहा था डिले का कारण है कि हम राज्यांश की मांग करते हैं और राज्य अपना अंश देने में देर करते हैं, तो हमारा अंश पहुँचने में देरी होती है। तो अचानक प्रधानमंत्री जी ने जो वहाँ बैठे हुए थे प्रिंसिपल जो क्या बोलते हैं सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर, उनको कहा कि हम गंगा को सेंटर सेक्टर बनाना चाहते हैं, गंगा के फंड को, तो आप दोबारा नोट लेके आइए इसका। और 15 दिन में वो नोट पहुंच गया। वो सेक्रेटरी इतने क्विक एंड फास्ट एंड इतने कमिटेड थे कि उन्होंने तुरंत वो नोट भेजा और प्रधानमंत्री जी ने तुरंत उसका अप्रूवल किया। तो अगर प्रधानमंत्री जी की असहमति होती हमारे गंगा एक्शन प्लान से, तो वो उसके लिए 20,000 करोड़ की सेंटर सेक्टर फंडिंग नहीं करती। जैसे हमने केन बेतवा को भी सेंटर सेक्टर करवाया था कि अगर राजवंश मांगा तो हो गया काम, 40 साल लगेंगे बनने में, अगर टाइम लाइन में कंप्लीट करना है तो सेंटर सेक्टर करना पड़ेगा। तो इसलिए ये सेंटर सेक्टर है गंगा प्लान। अब अगर ये सेंटर सेक्टर है तो हमें राजकांश चाहिए ही नहीं है। तो जो चीज़ें अड़चनें आई हैं उनको 2 ही लोग दूर कर सकते थे, या तो प्रधानमंत्री का कार्यालय या मैं, और कोई नहीं कर सकता था। तो गलती से गोपाल कहा जाता है, गोपाल से उनका कोई वास्ता नहीं है, गोपाल गाय चराने वाले को कहा जाता है, इसको आप किस तरह से देखती हैं? मेरा दूसरा सवाल है। अच्छा तो इनका उत्तर इसके बाद यही पूछेगी फिर तुम लोग नहीं पूछोगे? हाँ दोबारा होगा फिर उसके बाद। क्या कहा? गोपाल। ओके। गोपाल सहस्रनाम हजारों साल पहले लिखा गया, उसका नाम गोपाल सहस्रनाम है। और मदन गोपाल शरण तेरी आयो, ये भजन बहुत पुराना है सूरदास का। तो इसलिए कृष्ण का जो नाम गोपाल है वो सबकी जबान पर है। मैं फिर सभी नेताओं को हमेशा कहती हूँ कि तुम ना धर्मशास्त्रों के मर्मज्ञ मत बना करो, कोई नहीं बने, मैं भी ना बनूं,
आपको पता है मैं कोई कमेंट नहीं करती। मुझसे प्रेमानंद जी महाराज, फिर वो कौन से शास्त्री कथावाचक जी बहुत अच्छे, नहीं देवेंद्र, धीरेन्द्र शास्त्री, देवकी नंदन, नहीं वो दूसरे, अरे वो अनिरुद्धाचार्य नाम है उनका, हाँ वही वाले, हाँ वो बोलते बहुत अच्छा है, गाते बहुत अच्छा है, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। उनने जो बोला मैंने कमेंट नहीं किया। जब मेरे जो भी प्रोग्राम हुए मैंने कहा संतों की बातें हैं, संत बताएंगे, लेकिन नेताओं को मैंने कहा परहेज करना है, ना उनकी व्याख्या करनी है, आस्था का सवाल है। गोपाल नाम बहुत पुराना है, हमारा मोहन बहुत असल में वो भी तो गोपाल ही है ना एक प्रकार का, तो इसलिए वो सहज भाव से बोलने वाला व्यक्ति है, बहुत सहज व्यक्ति है। अन्यथा ये तो धर्म के मर्मज्ञ लोगों का काम है कि भगवान को कौन किस नाम से पुकारता है। और गोपाल नाम तो हजारों साल पुराना है, हजारों साल। माखन चोर के लिए भी यही कहा, माखन चोर से भी आपत्ति ली थी उन्होंने कि माखन चोर नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, और ये गलत बोला जाता है उनके बारे में। उनके पुरुषार्थ से जोड़ा था दीदी। उसका तो श्रीमद् भागवत में ही वर्णन है, तो जब श्रीमद् भागवत में उसका वर्णन है तो हम श्रीमद् भागवत से बड़े ज्ञानी तो नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए तो नेताओं को, मैं खाली मोहन को नहीं कह रही हूँ, मैं खुद को भी कह रही हूँ कि अपन लोगों को, अपन शास्त्र के विशेषज्ञ नहीं हैं, अपन को अपने मनोभाव सार्वजनिक रूप से व्यक्त नहीं करना। संतों पे छोड़ दो कि वो गोपाल हैं कि वो माखन चोर हैं, ये लोगों के व्यक्तिगत आनंद का और लोगों की भक्ति का विषय है। और मुझे लगता है थोड़ा भोला भंडारी है हमारा जो ये वाला मुख्यमंत्री है मोहन यादव, तो खुशी में एकदम झूम उठता है बोलते समय। जो विधानसभा में बोल रहे थे तो मैं उनका लाइव देख रही थी पहला भाषण, तभी मुझे लग रहा था कि ये बिल्कुल झूमने वाला नेता है प्रसन्नता से, और इसलिए ऐसा निकल गया है उनके मुंह से। और जब उनको बताया जाएगा तो उनको लगेगा अरे नहीं बोलना था, ऐसा भी हो जाता है। तो इसलिए अब सब लोग बहुत चतुर और शातिर नहीं होते हैं ना भैया, राजनीति में जितनी शातिरदारी चाहिए पड़ती है वो सब में नहीं होती ना, उसका अभाव होता है, निकल जाता है, तो निकल गया तो निकल गया। उनका नाम पता है क्या है? क्या चोरम अग्रगण्यम, हे कृष्ण हे चोरों के अग्रणी हम आपको प्रणाम करते हैं, ये भागवत पुराण में है, यही है ना कुछ, चोर अग्रगण्यम, ऐसा एक श्लोक है कि हे चोरों में अग्रणी, हे चोरों के राजा हम आपको प्रणाम करते हैं। नहीं अभी नहीं होगा, अभी उसका होगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, उसी से जुड़ा होगा, लेकिन बाद में पूछो, याद रखो, मेमोरी ठीक रखो जी। आप मुख्यमंत्री बोलता है वो क्या सही है? बहुत सुंदर सवाल किया आप। हाँ, आपका भी सुन हो सकता है इसी प्रकार का हो। जुड़ा हुआ ये मैं थोड़ा सा बता दूं, गो संवर्धन को लेकर आपने कहा कि कुछ संशोधित तरीके से उसको लागू किया जाना चाहिए, जिसमें जन भागीदारी वाली बात आपने की है, और दूसरा लाडली बहनों को भी जिम्मेदारी दी जाए। तो क्या मुख्यमंत्री जी को आपने ये बात कही है या आने वाले समय में इस बात को आप इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे? इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। जो बात आपने कही है संशोधन वाली बात, और वो क्या है कि ये तो 1966 से चल रहा है। 1966 में सबसे पहले गौ हत्या बंद करो आंदोलन करपात्री जी महाराज के आह्वान पे हुआ था, और उस समय पे संसद का घेराव हुआ था। इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी, बनी ही थी बिल्कुल, और उसमें संतों पे गोलियां चलाई गई थी। 1 लाख संत इकट्ठे हुए थे, उसमें 400 साधु मरे थे। इसलिए एक तो कांग्रेस के लोग इसको बोलने की औकात नहीं रखते, उन्हें 400 साधु मरवाए थे उस समय पर, क्योंकि साधु थे, अलवेले थे वो, तो घेर गए संसद को। अब वो थोड़ा हद से आगे आ गए गेट के पास, तो उनको सम्मान पूर्वक पानी की बौछार उस समय संभव नहीं थी, लेकिन अश्रुग्रस्त संभव थी, वो नहीं की गई, सीधे मार दिया था, सीने पर गोलियां लगी थी उनकी। तो और फिर उस समय पे करपात्री जी अनशन पे भी बैठ गए थे, करपात्री जी महाराज, तो उनको निरंजन देव तीर्थ जी ने, अन्य शंकराचार्यों ने उठाया था कि आपकी मृत्यु भी हो जाएगी तो यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप आह्वान करिए कि लोग गौ पालन करें। फिर 2016 में भी ये बात उठी, जब सारे संत इकट्ठे हुए तो पानी बरस गया वहाँ पे जहाँ कार्यक्रम था, और अमित शाह की फ्लाइट स्टकअप हो गई कहीं, तो उनने मेरे को कहा दीदी तुम पहुँच जाओ, लेकिन तब तक इतना पानी भर गया मैदान में कि वो सब लोग विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में मुख्य लोग इकट्ठे हो गए, बाकी भीड़ चली गई। तो वहाँ पर भी मैंने कहा कि सरकार की तरफ से पूरा प्रयत्न होगा, ये मुझे बताया गया कि होगा। मैंने कहा देखो मैं कह दूँगी तो करना है फिर, तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा होगा, तो ऐसे हुआ था। तो प्रयत्न चले हैं, लेकिन मैं आपको फिर बता रही हूँ, कुछ चीज़ें समाज को ही करने देनी चाहिए। अगर हर चीज़ में सरकार अगुवाई करेगी तो यही होगा। गाय का जो मामला है ना बहुत बड़ा है, ये अनाथ बच्चे और बेसहारा महिलाओं का मामला नहीं है जिनकी संख्या हजारों में है, ये गाय का मामला है जिसकी संख्या करोड़ों में है। तो सारे एक्सपेरिमेंट फेल होते जा रहे हैं। सफलता इसी में है कि किसान गौ पालन करे, और किसान को गौ पालन में क्या अड़चन आ रही है उस अड़चन को सरकार दूर कर दे।
सरकारें इतनी बातें करती हैं और बजट है उसका, तो फिर क्यों नहीं होता? कई सालों से बीजेपी के वहाँ पे सत्ता में है, तो गंगा की सफाई आखिर क्यों नहीं हो पा रही? क्या मतलब ऐसा कहाँ अड़चन आ रहा है? आपने बहुत अच्छे सवाल किए, बहुत सार्थक। पहला है कि जिन रोडों की हमने नकल की है और ये 4 लेन और 6 लेन हमने बनाए हैं, नकल मतलब हमने सीखा है, वो इंग्लैंड के मोटरवे और अमेरिका के फ्रीवे हैं। तो उनका एक नियम है कि वो दोनों तरफ फेंसिंग करते हैं खेतों की, तो वहाँ तो बिल्ली तक नहीं आ सकती रोड पर, गाय तो आप छोड़ दीजिए, मतलब गिलहरी वहाँ होती नहीं है ज़्यादा, क्योंकि फेंसिंग बजट का हिस्सा है उनके, कि उनका वहाँ खेती बहुत है ना, अमेरिका में भूभाग बहुत बड़ा है, और इंग्लैंड के बाहर आप निकलो तो खेती है, तो वो लंदन के बाहर सॉरी, तो वो फेंसिंग अनिवार्य हिस्सा है रोड के निर्माण का। और इतनी थिक फेंसिंग होती है कि बहुत छोटा पतला जानवर निकल पावे तो निकल पावे। यहाँ पर भी उस नियम का पालन होना चाहिए कि थिक फेंसिंग की जाए दोनों तरफ रोड के, तो जानवर आएगा ही नहीं। इसमें बिल्कुल राज्य सरकार का काम नहीं है, इसमें बिल्कुल किसानों का काम नहीं है। ये मैंने नितिन जी से कहा है, और नितिन जी ने कहा है कि हाँ हम इसको करते हैं, प्रोविज़न हैं इसके, लेकिन पेट्रोल पंप में मैंने देखा कि पेट्रोल पंप चालू कर देंगे और बेसिक फैसिलिटीज़ क्रिएट ही नहीं होंगी, और कोई देखता ही नहीं, कोई मतलब नहीं रखता। इसी प्रकार से रोड का होता है, रोड के लिए सर्विस रोड बहुत ज़रूरी है इन रोडों के लिए, उसका बजट का हिस्सा है वो, और फेंसिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये तो मैं फिर से नितिन जी को कहूँगी, नितिन जी बहुत ही इस मामले में महारथी हैं, विकास के मामले में। मैं उनको कई बार रिमाइंडर दी हूँ और फिर उनको कहूँगी, उन्होंने किया भी है। मैंने कई जगह पे फेंसिंग देख ली है कि फेंसिंग है, और फेंसिंग महंगी नहीं होती, आपको मैं बताऊँ, फेंसिंग बहुत सस्ती होती है। वो कांटे की, वो लोहेदार बाड़ होती है ना, उसकी लोहे की बाड़ होती है, और उसकी थिकनेस बढ़ा दो बस, और फेंसिंग कर दो आप, तो कोई जानवर आएगा ही नहीं रोड पे। यहाँ तो इतने गाय मरी मिलती है, बाप रे। और ट्रक वाला क्या करेगा, बस वाला क्या करेगा, या तो खुद मरेगा या गाय को बचाएगा। रात में कई बार दिखती भी नहीं है तेज़ रोशनी की चकाचौंध में, इसलिए फेंसिंग करनी पड़ेगी अनिवार्य, कि आप रोड बना नहीं सकते, और फेंसिंग को बजट का हिस्सा बनाना पड़ेगा। और जब इंस्पेक्शन होगा, फाइनल सर्टिफिकेट देने से पहले, ठेकेदार के लास्ट पेमेंट से पहले, उसमें सर्विस रोड के लिए श्योरिटी करनी पड़ेगी, और साथ में फेंसिंग के लिए श्योरिटी करनी पड़ेगी। और दूसरा, हाँ, गंगा